दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यानगर में। दोस्तों ये हमारा लगातार सीरीज चल रहा है और ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। ठीक है, इसी में हमने जो है थोड़ा सा अलग करने के लिए आपकी ताकि आपका जो रिवीजन है वो और ज़बरदस्त हो सके और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके, उसको बूस्ट करने के लिए हमने जो है कुछ अलग प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। उसमें कुछ अलग अलग हमने टॉपिक को, जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं उनको, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने संकलित किया है। तो ये आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहिएगा। आज आज का जो अभी ये टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपको आपको पता है कि वो स्पेशल एक सेक्शन के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 10 से 15 प्रश्न तो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, और आप एक यकीन करिएगा, इसमें जितने भी प्रश्नों को लिया गया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ा देता है। ठीक है, यही बात इसका जो है एग्जाम में आने की संभावना को बढ़ा देता है। ठीक, जितने भी प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड एक से दो फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, या आप जहां पे रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने एक शॉर्ट नोट बनाया होगा उस शॉर्ट नोट में इसको आप मेंशन करते चलिएगा अगर आपको उसमें कुछ नया मिलता है तो। ठीक है, तो एक प्रश्न के साथ में आपको 2 से 3 और फैक्ट मिलने वाले हैं, उसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। और एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम से पहले, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है बचा नहीं है, एग्जाम से पहले एक बार और देख लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न आने हैं उसका आपका जो चॉइस होगा, यानी कि जो आप उसका आंसर करेंगे वो आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, इतना तो मैं यकीन दिला सकता हूं आपको। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, भारत में जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है, द बंगाल गजट, उसका करेक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि 1776 में पहली बार प्रयास होता है, पहली बार प्रयास होता है किसके लिए, कि समाचार पत्र चलाए जाए। ठीक है, कुछ समाचार पत्र चलाए जाए, लेकिन क्या होता है कि ये सफल नहीं हो पाता है, ये सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 1780 में, कब, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की, यानी कि हिक्की आप याद रखेंगे, हिक्की याद रखेंगे तभी हो जाएगा हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो है, हिक्की प्रयास करते हैं और पहला पहला समाचार पत्र निकालते हैं, साप्ताहिक निकालते हैं, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। अच्छा, अभी यहीं पे एक मैं आपको छोटा सा और मैं बता दूं, बिहार में जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है, बिहार का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इसको आप याद रखेंगे, बिहार बिहार बंधु, बिहार बंधु, क्या है, बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु याद रखिएगा, बिहार बंधु। ठीक है ना, बिहार बंधु। ये कौन सा था, हिंदी था, ये हिंदी का था। और अंग्रेजी की पूछ लेगा तो बिहार हेराल्ड, बिहार हेराल्ड याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र बिहार का बिहार हेराल्ड के नाम से है, हिंदी का बिहार का पहला समाचार पत्र तो बिहार बंधु हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और बिहार हेराल्ड को संपादन किसने किया था, तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था, गुरु प्रसाद सेन ने किया था। चलिए, इससे इतना ही फैक्ट को रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित करा है। आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और उसके बाद दिसंबर माह में, प्रत्येक दिसंबर माह में जो है, प्रत्येक दिसंबर माह में इसका अधिवेशन बुलाया जाता था, एक वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था। हालांकि 3-4 विशेष अधिवेशन भी हुए हैं, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो फिलहाल इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका सही है। कराची अधिवेशन कब होता है, 1931 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी में जो है, इसी अधिवेशन में गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता होता, गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता होता है मार्च में, 5 मार्च 1931 को जो होता है, उसकी मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, उसकी मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इतना आप याद रखेंगे। अगर इसकी प्रारूप की बात करेगा, मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप था वो कौन तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इतना आपको याद हो गया। इसके बाद बाकी ऑप्शनों को भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी ऑप्शनों को देखें तो फैजपुर जो है, फैजपुर अधिवेशन जो होता है वो कब होता है, फैजपुर अधिवेशन 1936 में होता है। और फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और यह गांव में होने वाला पहली बार ऐसा कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में हो रहा है। गांव में हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, तो फैजपुर में हो रहा है। फैजपुर कहाँ पे है, तो फैजपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, ठीक है। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगर हम लोग बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक। और लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। स्वराज शब्द की बात करेगा तो 1906 वाला अधिवेशन याद रखेंगे। 1906 वाला अधिवेशन याद रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी वाला, ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है तो पूर्ण स्वराज की बात किस में, 1929 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है, किसकी, पूर्ण स्वराज की, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिल जाती है, इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इतना फैक्ट आपका क्लियर हुआ। मद्रास अधिवेशन कोई बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन मद्रास अधिवेशन को भी जान लीजिए। इसमें जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वतंत्रता का। मद्रास अधिवेशन 1927 में होता है, ठीक है। और डॉक्टर ए अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा, 1927 का जो मद्रास अधिवेशन होता है उसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत के भारत के किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था, भारत में कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी कि जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, या 1919 का अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत 1926 में 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना होता है, लोक सेवा आयोग का स्थापना होता है। हालांकि 1935 में इसका नाम बदल के, इसका जो नाम होता है लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदल के लोक सेवा आयोग का माफ़ करिएगा, लोक सेवा आयोग का इसका नाम बदल के कर दिया जाता है संघीय सेवा आयोग। क्या कर दिया जाता है, संघीय सेवा आयोग, संघीय सेवा आयोग, ठीक है। संघीय सेवा आयोग कर दिया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आप जानते होंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आप जानते होंगे। इसमें जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो जो मॉन्टेग्यू होते हैं वो भारत सचिव होते हैं, और जो भारत का वायसराय होता है वो चेम्सफोर्ड होता है। चलिए इस प्रश्न में इतना ही जानेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मार दी थी, ठीक है। किसने गोली मार दी थी, तो आपको पता है इंडिया हॉस्टल में जब वी डी सावरकर जाते हैं तो उसी हॉस्टल में वी डी सावरकर के साथ वी डी सावरकर के साथ एक व्यक्ति होते हैं जो इनके बहुत ज़्यादा प्रभाव में होते हैं, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, और इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उन्हीं ने जो है कर्जन वायली की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो वो कौन है, तो उनका नाम है मदन लाल ढींगरा। क्या नाम हो गया उनका, मदन लाल ढींगरा। इसका जो करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है। क्या हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस जो हॉस्टल था उसी के जो ये सदस्य थे, इंडियन हाउस के, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी अजीत सिंह को जानते ही हैं। अजीत सिंह जो इनके क्या नाम है, भगत सिंह के चाचा होते हैं। अंजुमने मोहिब्बने वतन नामक एक संस्था भी ये लोग चलाते हैं, और भारत माता नामक एक पत्रिका भी निकालते हैं। चलिए ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया हॉस्टल की बात करें तो इंडिया हॉस्टल बनवाया किसने था, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मन ने। कौन बनवाया था, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मन ने बनाया था, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखेंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आई होप आप जितना पढ़े हैं आप उसको इजीली रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, ठीक है। कौन सा ऐसा आंदोलन है जिससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो पहले इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लें।
उसके बाद थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हो गया था। 1905 को प्रारंभ हो गया था। हालांकि ये पूरे संपूर्ण भारत में था, अलग अलग जगह पे, जैसे महाराष्ट्र हो गया तो महाराष्ट्र से तिलक जी, दिल्ली से हैदर रजा खां, पंजाब से लाला हरदयाल और अजीत सिंह, ये सब लोग अलग अलग जगह से इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का। और उस समय, हालांकि उस समय गांधी जी जो है भारत में नहीं रहते हैं, 1905 में भारत में नहीं रहते हैं। तो इससे भी हम अगर देखना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर पता चल जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बाकी आंदोलनों को भी देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि सितंबर 1919 में अली बंधुओं के द्वारा जो है प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, खिलाफत। और आपको पता है कि 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को। मेरे आप सेशन को देखते होंगे तो मैं छोटे छोटे जो फैक्ट बताता हूँ वो कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न होते हैं, उसको मैं बताता हूँ। क्या मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। ठीक है, खिलाफत दिवस। और आपको मैंने वो बताया था ना, डीएडी बताया था ना, डीएडी, डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो 16 अगस्त को, याद है ना, 16 अगस्त को मनाया जाता है, 16 अगस्त को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यह याद रखिएगा। और ये क्या है? खिलाफत दिवस। ठीक है, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, खिलाफत आंदोलन हो गया। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो आपको पता है नॉन कॉपरेशन जो था वो 1920 को गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और आपको पता है 5 फरवरी को जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा का कांड हो जाता है, उसके बाद फिर इसको जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बंद कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन को। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो वो ये 1920 में। तो देखिए, अगर टाइम पीरियड याद रखते हैं ना, तो कभी कभी कालक्रम के हिसाब से सजाने को हो जाता है। तो वहां पे भी आप इस तरह का एक प्रश्न बना लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड भी आप याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया? 1905 को हो गया, 1905 को हो गया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगर खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन 1919 हो गया, 1919 हो गया। और अगर असहयोग की बात करें तो 1920 को प्रारंभ होता है, 1920 में प्रारंभ होता है और चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8-9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। कब होता है? 8 और 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत मजा आ रहा होगा। आप जितने भी चीज़ों को पढ़े हैं, जितने भी फैक्ट को पढ़े हैं, आई होप आप इसमें अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी तरफ से भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जहाँ पे आप टॉपिक बनाए हैं, जहाँ पे आप या फिर कोई पेन या पेपर लेके बैठ रहे हैं, तो उसमें आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे एक बार और अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपका टेंशन खत्म हो जाता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये जो प्रश्न पूछ रहा है, भारत में किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने 2 बार? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा अंग्रेज कर देता या विदेशी कर देता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये चारों जो है वो अंग्रेज ही हैं। ठीक है, चारों अंग्रेज हैं। तो आपको पता है जॉर्ज यूल जो है चौथे अधिवेशन में जो है जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है उसमें पहला अंग्रेज बनता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम वेडरबर्न। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शख्स है। ठीक है, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे पक्षों को अपने अपने जो ए ओ ह्यूम जो थे, ए ओ ह्यूम की ये जीवनी लिखता है और उस जीवनी में बहुत कुछ ऐसा जो है निकल के सामने आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न। आपको पता है कि जॉर्ज यूल जो होते हैं, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज होते हैं, प्रथम अंग्रेज होते हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेज होते हैं और ये चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, चौथे में, लेकिन ये 5वें में बनता है, 5वें अधिवेशन में। और 5 बचे 25, 5 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 25वें अधिवेशन में ये अध्यक्षता करता है। ठीक है, 25वां कब होता है? तो 1910 में इलाहाबाद में होता है। और ये 5वां कहाँ पे होता है? तो 5वां 1889 में कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। ठीक है, बम्बई में होता है। इतना आप याद रखेंगे। पहला ऐसा अंग्रेज है जिसने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, और जॉर्ज यूल की बात करें तो पहला ऐसा अंग्रेज है जिसने पहली बार पहला ऐसा अंग्रेज है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, जॉर्ज यूल। विलियम वेडरबर्न, वी दो बार आ रहा है ना, तो मतलब आप याद रखिएगा 2 बार, यानी कि एक 5वें में और 5 में स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25वें में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं आप, हालांकि ये जरूरी नहीं है, अगर याद है मच बेटर है। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के
विद्रोह का सरकारी इतिहास है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए और अपने हिसाब से आंसर चुन लीजिए। जी हाँ, जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1857, 1857, ठीक है, 1857, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857, ठीक है। और इसको किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ सेन ने। किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। एस एन सेन, एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, इसको याद रखिएगा। एस एन सेन ने लिखा है, ठीक है, एस एन सेन ने लिखा है, सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कब? 1857 में, सरकारी इतिहासकार, ठीक है। चलिए, 1857 का सरकारी इतिहासकार, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट, अच्छा, इसको एक प्रकाशन की बात करें तो इसका जो प्रकाशन होता है वो कब होता है? 1957 में होता है, एकदम सीधे सीधे 100 साल बाद, ठीक है, 1957 में होता है, ठीक है। चलिए, अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? ठीक है, सांप्रदायिक प्रचार की बात कर रहा है, कम्युनल अवार्ड की बात कर रहा है, तो किसने की थी? तो कम्युनल अवार्ड, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा करता है। कब करता है? तो कब करता है? तो 1932 में करता है, 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा, 1932 को इसकी घोषणा होती है, ठीक है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में, द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के दलित वर्गों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की सहमति नहीं बन पाई थी, ठीक है। अतः रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पर अपने निर्णय की घोषणा करता है। कब करता है? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को करता है। तो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है और इसकी घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। इतना तो आपको याद हो गया। बाकी ऑप्शनों को हम लोग देख लें तो आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल जो है महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, चूंकि महात्मा गांधी शामिल होते हैं, यानी कि अगर महात्मा गांधी की नहीं, अगर पूछता है कांग्रेस किस में शामिल थी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी, ठीक है। और विंस्टन चर्चिल वहाँ पे जो होता है, विंस्टन चर्चिल इनको कहता है देशद्रोही फकीर। क्या कहता है? स्टेटमेंट याद रखिएगा, देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर किसको कहता है? किसको कहता है? तो महात्मा गांधी को कहता है। किसको कहता है? फकीर, देशद्रोही फकीर कहता है, ठीक है। और एक और है अर्धनग्न फकीर, तो वहाँ का एक होता है, एक नागरिक होता है फ्रैंक मोरिस, ठीक है। जब ये महात्मा गांधी जो है सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो वहीं का एक वहाँ का कोई एक सामान्य आदमी था, ठीक है, उसने जो है फ्रैंक मोरिस के नाम से जाना जाता है, उसने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे इससे। अर्धनग्न फकीर किसने? फ्रैंक मोरिस ने। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? 1946 में जो भारत में आता है ये कैबिनेट मिशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो पहले तो इसका हमको डेट बता दीजिए, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि कब ये आया था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे तो ये एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 24 मार्च। कब हो जाएगा? 24 मार्च, 24 मार्च, 24 मार्च को जो है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसमें 3 लोग होते हैं, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता करता है वो भारत सचिव लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। कौन करता है? जिसने भी इसमें ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्टर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये क्या होता है? ये भारत सचिव होता है, ये भारत सचिव होता है, ठीक है, भारत सचिव होता है। और इसमें अन्य सदस्य भी थे, जो थे अन्य सदस्य कौन थे? एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के थे, ठीक है। ये किसके थे? बीओसी के थे। ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, आइए आप समझ रहे होंगे, बीओसी, ठीक है, बीओसी के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर थे, वो नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे, ठीक है, नौसेना मंत्री थे। तो इसमें 3 लोग थे, कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। माउंटबेटन तो आपको पता है, माउंटबेटन योजना इसके बाद आती है, ठीक है। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की थी या किसने पेश किया था? तो इसका दोनों ही सिचुएशन में इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। बहुत बढ़िया इसमें बनाया है, गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो है 7 सदस्यीय एक समिति बनाते हैं, नेहरू जी जो होते हैं, मोतीलाल नेहरू जो होते हैं, 7 सदस्यीय एक समिति बनाते हैं, ठीक है। और इसका गठन कब होता है? तो ये 1928 में करते हैं, 1928 में करते हैं, ठीक है, 1928 में करते हैं, ठीक है। और अगस्त में जो है इसका रिपोर्ट भी ये पेश कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और
बस इससे और कोई फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट, हाँ इसमें ये था कि इसका जो विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था, इस रिपोर्ट का विरोध किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम। कल भी अपने सेशन में जिक्र किया था। लॉर्ड हार्डिंग पे जब आपको पता है कि तीसरी बार दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार के बाद जो राजधानी है उसको कलकत्ता से कहाँ परिवर्तित कर दिया जाता है, कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाता है। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाता है भारत की राजधानी। कब? घोषणा तो 1911 में होती है, लेकिन कब किया जाता है? तो 1912 में। अगर ये प्रश्न पूछता है कि राजधानी कब परिवर्तन हुआ, तो 1912 करेंगे आप। ठीक है, 1912 में। ठीक, घोषणा की बात करेगा तब आप 1911 करेंगे। तो जब परिवर्तन हो रहा था तो उसी समय एक बहुत ही बढ़िया क्रांतिकारी है, बहुत बढ़िया क्रांतिकारी है, रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस। ठीक है, जब ये परिवर्तित के समय में ये 23 दिसंबर 1912 को बम फेंक देते हैं। किस पे फेंकते हैं? लॉर्ड हार्डिंग पे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पे हाथी से आता रहता है, फिर उसके ऊपर बम मारते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रास बिहारी बोस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई? आपको पता है कि एक ही अधिवेशन ऐसा था जिसमें जो है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वो कौन सा हो गया? तो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं। कहाँ पे? ये तो कर्नाटक में है। और किस समय की बात है? तो ये 1924 की, 1924 की। आप याद रखिएगा, यहीं से मैं बता रहा हूँ आपको, 1923 याद रखिएगा। 1923 का जो विशेष अधिवेशन होता है, 1923 का विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में। और इस समय जो है पूरे भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद बनाए जाते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। अहरार आंदोलन की प्रारंभ भी इन्होंने किया था, अबुल कलाम आज़ाद। 1906 में जब नाम वो चल रहा था क्या, बहिष्कार चल रहा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उस समय इन्होंने अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था 1906 में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कौन सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनते हैं 1923 में? अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं 1923 में। 24 में कर्नाटक बेलगांव में होता है, और गांधी जी पहली बार अध्यक्षता करते हैं और आखिरी बार यही अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इसके बाद 25 भी याद रखिएगा, 1925 भी आप याद रखिएगा। 23, 24, 25 एक साथ याद रखिएगा। ठीक है, पहले सबसे युवा अध्यक्ष, दूसरी बार गांधी जी पहली बार और आखिरी बार यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद भारत की पहली महिला बनती है कानपुर में, सरोजनी नायडू। कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में सरोजनी नायडू। कौन बनती है? सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर भारतीय महिला की बात करता है तो ये होती है सरोजनी नायडू। अगर किसी भी महिला की बात करेगा तो आपको पता है 1917 का 16 तो लखनऊ में हुआ था और वो मजुमदार करते हैं। 17 में जो होता है, 17 का जो अधिवेशन होता है उसमें एनी बेसेंट का किसी भी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन होती है? तो एनी बेसेंट होती है। इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल इन तीनों को एक साथ आप याद रखेंगे, निश्चित रूप से एक प्रश्न तो आपको इससे मिल ही जाना है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये कर्नाटक में होता है, ये दिल्ली में होता है विशेष अधिवेशन है। और ये कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू करती हैं, 24वां गांधी जी करते हैं, अब्दुल कलाम आजाद करते हैं। ठीक है, इससे इतना ही प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, किसने ये घोषणा की थी? तो आपको पता है, जो तत्कालीन जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? उसने ही घोषणा किया था। और ये कौन था? तो ये क्लीमेंट एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। लॉर्ड क्लीमेंट एटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली हो जाएगा। कब घोषणा होता है? तो ये 1948 में छोड़ने की बात होती है। घोषणा कब होता है? तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की जाती है कि अंग्रेज जो है जून 1948 के पहले पहले वहाँ पे उत्तरदायी लोगों को यहाँ का सत्ता सौंप के, यानी कि सत्ता को हस्तांतरित करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, अच्छा विंस्टन चर्चिल मैंने बता ही दिया, क्लीमेंट एटली होगी क्या? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप जानते हैं। और केनिन की बात करेगा तो केनिन के समय में 1857 की क्रांति होती है, ये भारत का पहला वायसराय बनता है। इतने सारे फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। आई होप आप रिकॉल कर रहे होंगे और मजा आ रहा होगा आपको इस सेशन में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा? किसने कहा था? कि पीस एमंग प्रिंस एमंग पीस मेकर। ठीक है,
चलिए, तो किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। प्रिंस किसको कहा था? तो लाला लाजपत राय को, ठीक है। गरम दल के नेता लाल बाल पाल तीनों के बारे में जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को, पंजाब पंजाब नामक एक पत्रिका निकालते थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। अगर हमको बात करें तो पंजाब केसरी नामक एक इनकी पत्रिका आती थी, ठीक है। और पीएनबी बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। और साइमन कमीशन के समय, साइमन कमीशन जब आया था 1927-28 में, तो उसका विरोध कर रहे थे, लाहौर में थे, ठीक है, उस टाइम। और वहाँ पे इनकी लाठियों से पीट के हत्या कर दी जाती, घायल हो जाते हैं, उसका फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद फिर वही सैंडर्स को फिर वो हत्या करते हैं, भगत सिंह। सारी कहानी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसका फिलहाल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार देखने को मिला है ये, ठीक है। तो वैलेंटाइन सिरोल जो थे, उन्होंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय असंतोष का जनक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नागपुर का अधिवेशन होता है, 1920 में, नागपुर का अधिवेशन होता है 1920 में, ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की जाती है, ठीक है। कांग्रेस में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की जाती है। इसके बाद फिर मेमन और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर जो है चेंज करते हैं, वो कहानी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और 1916 का लखनऊ पैक्ट वाला अधिवेशन आपको पता ही है। कलकत्ता अधिवेशन 1924 को कलकत्ता अधिवेशन होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो फिर बेकार है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो कल वाले सेशन में आपने देखा होगा, कल वाले सेशन में भी ये प्रश्न था, और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब के सब अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो फिलहाल इस मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन जो है, सूर्यसेन, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बंगाल में असहयोग आंदोलन जो हो रहा था, उसके ये प्रमुख नेता भी थे। बंगाल में सूर्यसेन जो है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके प्रमुख नेता ये थे, ठीक है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इंडियन, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, आई आर के ए की स्थापना करते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये याद रखिएगा, कब करते हैं? 1929-30 में करते हैं, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की, ठीक है। 19 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, इसी IRA से, ठीक है, IRA से घोषणा करते हैं। और चटगांव जो शस्त्रागार था, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोल देते हैं, ठीक है। इसी के बाद फिर इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है 1933 के आसपास, और इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, और ये बिल्कुल गर्म दल वाले थे, ठीक है। मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। बाकी प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र दत्त, ये जानते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे, ठीक है। वारिंद्र घोष और प्रफुल्ल चाकी के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सारे क्रांतिकारियों को आप देखते चलिएगा, जहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको आप देखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, अगर कुछ नया मिल रहा होगा आपको तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1938 में, ठीक है। तो उसका ये मेन, ये कांग्रेस अधिवेशन से नहीं है, मेन प्रश्न जो है आप समझिए। राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना, ऑप्शन नंबर ए उनका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है? 1938 में बनाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे इससे, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार मैंने देखा है इसको, यूपीएससी में डायरेक्ट ये प्रश्न मिला हुआ था। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है गदर पार्टी जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, और इसमें जो है भारतीय एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से ये जाना जाता था। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और ये कौन करता है? तो 1913 में, 1 अगस्त 1913 में सोहन सिंह भाखना करते हैं। फिर 1913 में ही लाला हरदयाल के साथ मिलकर गदर पार्टी इसका नाम कर दिया जाता है, गदर पार्टी कर दिया जाता है। ठीक है, और युगांतर नामक प्रेस भी ये लोग चलाए रहते हैं। युगांतर जो भारत में चल रहा है, युगांतर जो चल रहा था, युगांतर वहीं पे उसी से ये लोग प्रभावित होकर युगांतर प्रेस भी करते हैं। गदर पार्टी की जो सदस्य होते हैं वो युगांतर प्रेस से अपने पत्रिका को चलाते हैं, गदर नामक पत्रिका भी चलाते हैं ये लोग। ठीक है, और ये युगांतर प्रेस से चलता है। इतने फैक्ट को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डांडी स्थित है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डांडी कहाँ पे स्थित है? आपको पता है डांडी प्रश्न ही क्यों आया होगा? तो दांडी यात्रा से आया होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो नवसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नवसारी। सब लोग जानते हैं गुजरात में है, गुजरात, सूरत भी है, अहमदाबाद, पोरबंदर, नवसारी नहीं जानते हैं। हालांकि इसका करेक्ट आंसर यही नवसारी जिले में पड़ता है ये डांडी। ठीक है, डांडी। आपको पता है दांडी यात्रा जो होती है वो कब प्रारंभ होती है? तो साबरमती से 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को 19 12 मार्च 1930 को 1930 को प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 240 मील की यात्रा महज 24 दिन में पूरा करके 6 अप्रैल को वहाँ पे नमक बना के नमक कानून तोड़ते हैं। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये चल ही रहा है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इससे आप याद रखिएगा 240 मील 78 अनुयायियों के साथ 240 मील 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। नवसारी गुजरात में नवसारी दांडी है, दांडी यात्रा। और इससे एक प्रश्न और बनता है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न, किसने इनकी पेरिस मार्च से तुलना किया था? तो तुलनात्मक जब भी आएगा, इनकी जो ये दांडी यात्रा थी इसकी तुलना जब भी आएगा तो सुभाष चंद्र बोस आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा नवसारी में। ठीक है, नवसारी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसका नेतृत्व कौन करता है? तो अब्बास तैयब जी, एक आप बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कल के सेशन में भी मैं बताया था। अब्बास तैयब जी याद रखिएगा, अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, तैयब जी मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। ठीक है, और ये आप सेशन जरूर करके जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको पछतावा ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदत्त छात्र कौन होगा? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस एकदम वन लाइनर के तौर पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा जो दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भूमिगत आंदोलन किस गांधी आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, जो जान रहा है वो इसका करेक्ट आंसर कर लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 से 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद ऑपरेशन जीरो आर चला के बाकी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो भूमिगत होकर रेडियो का संचालन करते थे, रेडियो का भी संचालन करते थे। तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, कुछ ऐसे नेता हैं जो भूमिगत होकर भी करते थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न और इसमें हम लोग फिलहाल इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल
मिल जो हड़ताल हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो चल रहा था, उसमें कितने प्रतिशत आय में वृद्धि की बात की गई, कितना प्रतिशत दिलवाए। तो मजदूरों का डिमांड तो 25% का था, लेकिन इसमें जो है ये 35% आय में वृद्धि करवाए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 35%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस सेशन में हम लोग इतने प्रश्नों को रखते हैं। प्लेलिस्ट लगातार चेक करते रहिएगा और थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए, और सहयोग से भी ज़्यादा जरूरी आपका रिवीजन है, तो आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिलहाल इसमें इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। फिर अभी एक आध 2 घंटे में या फिर शाम तक आपको इन्वायरमेंट का भी सेक्शन मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट को मैंने जितने भी प्रश्नों को रखा है ना, वो निश्चित रूप से आपके वो एक सेशन आपका इन्वायरमेंट का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देगा। एक ही वीडियो में बनाऊंगा, 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन उसको आप बिना देखे मत जाइएगा। ठीक है, बिना देखे एग्जाम देने मत जाइएगा आप उसको, बहुत बढ़िया प्रश्नों को बनाया है। ठीक है, चलिए अभी वो आपको वीडियो हो सकता है 1-2 दिन में मिल भी जाएगा, एक आध दिन के अंदर ही मिल जाएगा, ताकि आप उसको अच्छे से 1-2 बार और रिवीजन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।